इस वीडियो में हम सोल लेवलिंग सीजन 4 पूरा कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देख लो। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब की सोलो लेवलिंग खत्म होने वाला है, साथ में सोल लेवलिंग रेगन रॉक यानी सीज 5 भी। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब कर लो यार। इस चैनल पे 90% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ 10% लोगों ने। ज़रा सोचो 50% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर दें तो कितने सब्सक्राइबर्स होंगे। और आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे कितना मोटिवेशन देता है मैं बता नहीं सकता। खैर चलो अब बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि चेयरमैन अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और वह अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि काम की वजह से बिगड़ती जा रही थी। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ अजीब सा सेंस होता है और हमें दिखाई देता है कि वहां पर फ्रॉस्ट मोनार्च आ चुका था। चेयरमैन उसे देख के काफी शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये अचानक कैसे आ गया, मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ। और वह मन में सोच रहे होते हैं कि अगर यह इस लेवल पे स्ट्रांग है तो मैं इसको अकेले नहीं हरा पाऊंगा, मुझे किसी और हंटर को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है इस जगह को मैंने पहाड़ी दुनिया से सील कर दिया है तो यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। चेयरमैन ये सब सुनकर और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च उनके शोल्डर पर हल्का सा कट कर देता है और बोलता है अगर यह सपना होता तो तुम्हें दर्द नहीं होता। मतलब ये मोनार्च लिटरली सामने वाले का माइंड पढ़ सकता था। चेयरमैन बोलते हैं अगर ये सपना नहीं है तो आखिर तुम कौन हो। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है मुझे लगा था तुम मुझे पहचान जाओगे बिना मेरे बताए, बट लगता है कि तुम सिर्फ एक मामूली इंसान ही हो। चेयरमैन उसकी बातें सुन के और काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फ्रॉस्टर्स फिर से बोलने लगता है मुझे कमज़ोरों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है, तुम खुद को सामने लाओ। फ्रेगमेंट ऑफ लाइट, या फिर तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अगर तुम सामने आए तो तुम्हारा ये नाजुक सा शरीर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये तो वैसे भी टूटने वाला है, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना तुम सामने आओ और मुझसे फाइट करो। इतना बोल के वो एक अटैक चेयरमैन की तरफ लॉन्च करता और हमें दिखता है कि वहाँ काफ़ी तेज धमाका होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। फ्रोस्ट मोनार्च बोलता है फाइनली तुम आ ही गए। जिसके बाद हमें स्मोक से चेयरमैन आते दिखाई देते हैं। उनकी चाल ढाल अलग होती है बिल्कुल। उनके शरीर से लाइट ग्लो कर रहा होता है और वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग भी लग रहे होते हैं। चेयरमैन बोलते हैं तुमने मेरे ऑफिस को एक अलग डायमेंशन में ट्रैप कर दिया, नॉट बैड। थ्रोस्ट मोच बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इस टूटे हुए शरीर के अंदर ट्रैप होगे, कि अपनी पावर को भी यूज़ करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी तुम्हारे साथों फ्रेगमेंट्स के बारे में पता लगा लिया है, जिनमें से हमने 2 को मार भी दिया है और अब तुम्हारी बारी है। जिस पे चेयरमैन गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो फ्रॉस्ट मोनार्च। जी हाँ, जो चेयरमैन कुछ समय पहले तक कंफ्यूज थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, वो अब उसका नाम भी जानते थे। एक्चुअली चेयरमैन भी एक रूलर का वेसल है क्रिस्टोफर रीड की तरह। खैर इसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉस्ट मोनार चारों तरफ आइस का वॉल बनाकर चेयरमैन को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन चेयरमैन इजीली उसे पंच मार के तोड़ देते हैं और उस आइस वॉल से बचते बचते वो फ्रॉस्ट मोनार्ज के करीब पहुंच जाते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्ज आइस का एक स्वर्ड बना लेता है और खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन चेयरमैन काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्ज उनसे भी ज़्यादा तेज होता है और पीछे हट जाता है। चेयरमैन सोचने लगते हैं मुझे ये फाइट जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी होगी और वह फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे अटैक को फ्रॉस्ट डज कर लेता है। तभी अचानक से चेयरमैन गिर जाते हैं और मूव नहीं कर पा रहे होते। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है लगता है तुम्हारे इस शरीर का लिमिट खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें अभी भी फाइट करनी है। इतना बोल करके वो अचानक से गायब हो जाता है। चेयरमैन कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से उनके सामने आ जाता है और अपनी आइस रोड से सीधा चेयरमैन के चेस्ट में स्टैप कर देता है। वो रोड बिल्कुल आप हो जाता है। चेयरमैन अपनी आखिरी सांस लेने लगते हैं। क्रोश मनाच बोलता है कितना टाइम लगेगा अब तुम्हें नए शरीर ढूंढने में। 1 साल 2 साल हमने ऑलरेडी अपनी सारी आर्मी को इकट्ठा कर लिया है।
जब तक तुम वापस आओगे तब तक तो ये दुनिया तबाह हो चुकी होगी। चेयरमैन उस रोड को जोर से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, जैसे हम तुम्हारे इस प्लान के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, वैसे ही तुमने भी कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है। फ्रॉस्ट मून आज कंफ्यूज होकर पूछता है, मैंने क्या मिस किया है? जिसके बाद चेयरमैन अपना आखिरी बचा खुचा पावर यूज करके एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट मोनाच उसको भी डच कर लेता है और वो अटैक जाकर के सामने की दीवार पर लगता है। फ्रॉस्ट मोनाच बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम्हारा ये अटैक ही वो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। जिस पर चेयरमैन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फ्रॉस्ट मोनाच फिर से कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? मुझे नहीं लगता कि अगर ये मुझे हिट भी करता तो इससे कुछ खास फर्क पड़ता। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन के शरीर से जिनों का एक शैडो सोल्जर निकलता है। एक्चुअली जो चेयरमैन अटैक किया था उसने सामने की दीवार को तोड़ दिया था। उसी गैप से निकल करके वो शैडो सोल्जर वहां से तुरंत भाग जाता है। जैसे ही फ्रॉस्ट कनाथ की नज़र उस पर पड़ती है, वो सोचते हैं आखिर शैडो मोनार्च का एक सोल्जर क्या ही कर लेगा। वो बोलता है, 1 मिनट कहीं। तुम इतना बोलते ही वह बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसके पीछे भागता है और उस शैडो सोल्जर को मारने ही वाला होता है। तभी वहां जिनू आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। जिनू तुरंत उसका गर्दन पकड़ के उठा लेता है, लिटरली जहां इस मॉन्स्टर को चेयरमैन टच भी नहीं कर पा रहे थे। जिन्होंने आते ही उसको उसकी औकात दिखा दी। जिन्हों बोलता है, तुम कौन हो? आई सेल्फ। फ्रस्ट बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी शैडो सोल्जर की आर्मी हो चुकी है। मैं क्लियरली सेंस कर पा रहा हूँ। तुमने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन जिनों को कुछ समझ नहीं आता। उसे लग रहा होता है कि ये वही आई सेल्फ है जिसको वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। फ्रॉस्ट हू ने समझ जाता है और बोलता है, तो तुम ही हो वो इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में वो बोल रहा था। फिर वो अपने मुंह से एक बहुत ही बड़ी आइस की वॉल बनाता है और जिनू से काफ़ी दूरी बना लेता है और बोलता है, क्यों ना हम इस फाइट को यहीं पर ख़त्म करें आज के लिए। जिनवो बोलता है, क्या मतलब? तो फ्रॉस्ट मोनाच बोलता है, क्योंकि तुम यहाँ उस इंसान को बचाने आए हो ना। जिनवो को तुरंत याद आता है, अच्छा मैंने ये शैडो सोल्जर तो चेयरमैन के अंदर डाला था, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। जिनवो ये सोच ही रहा होता है। तभी फ्रॉस्ट मोनाच एक आइस का बना हुआ एरो चेयरमैन के ऑफिस की तरफ फेंक देता है उसे मारने के लिए। जिनो तुरंत अपने रूलर अथॉरिटी का यूज करके दूर से ही उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि जिनु का रूलर्स अथॉरिटी भी काम नहीं करता। इसीलिए जिनव्यू बिना टाइम वेस्ट किए खुद उस एरो को रोकने चला जाता है और वही टाइम पर पहुंच के उसे रोक भी लेता है। लेकिन जब तक जिनु ये सब में बिजी था, फ्रॉस्ट मोनाच वहां एक पोर्टल बना के भागने की तैयारी कर रहा होता है। जिनु की नज़र जैसे ही उस पर जाती है तो वो बोलता है, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। और वो उसके पीछे भागता है और उस पर अपना टाइगर से अटैक करता है, जो कि उसे लग भी जाता है। पर वो फिर भी भागने में कामयाब हो जाता है। भागने से पहले वह जिनबू से बोलता है, तुम सिर्फ एक शैडो मोनाज के वेसल हो, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे घायल किया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं फिर से आऊंगा तुमसे फाइट करने। फिलहाल के लिए तुम उस अधमरे इंसान को मेरी तरफ से गिफ्ट समझो अपने शैडो आर्मी में ऐड करने के लिए। इतना कह करके वह वहां से चला जाता है। जिनो उसे मार नहीं पाया तो काफी गुस्से में होता है। एक्चुअली जिनो जिसके अंदर भी शैडो सोल्जर डालता है तो उसके आसपास थोड़ा सा भी खतरा होता है, तो जिनो को तुरंत पता चल जाता है। लेकिन इस बार चेयरमैन की हालत इतनी खराब हो गई, पर फिर भी जिनो को पता नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रॉस्ट कुनार ने चेयरमैन को एक अलग ही डायमेंशन में ट्रैप कर दिया था। इसीलिए जैसे ही वह शैडो सोल्जर ऑफिस से बाहर निकला, जिनो को पता चल गया और वो तुरंत शैडो एक्सचेंज करके आ गया। बट अब काफ़ी देर हो चुकी थी। जिनो देखता है कि चेयरमैन बिल्कुल खून से लथपथ पड़े हैं। वो तुरंत पेरू को बुला के उन्हें हील करने के लिए बोलता है। पेरू भी अपनी पूरी कोशिश करता है चेयरमैन को हील करने की, लेकिन इंजरी इतनी ज़्यादा होती है वह भी कुछ नहीं कर पाता। फिर जिन वो होली वाटर ऑफ लाइफ देने की सोचता है, लेकिन चेयरमैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आ गए यही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मैं इतना ज़्यादा डैमेज ले चुका हूँ कि मुझे अब कुछ भी हील नहीं कर सकता। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम इतने पावरफुल हंटर हो। ये गेट्स और डंजन्स उनके लिए कभी नहीं थे, बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए थे। एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम्हें 2 साइड में से एक साइड चूज करना होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ह्यूमैनिटी का साइड चूज। ये सब बोलते चेयरमैन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं।
वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे होते हैं। फिर भी वो बोलते हैं, मैं हमेशा से तुम जैसे यंग और टैलेंटेड हंटर के साथ मिलकर फाइट करना चाहता था, बट अफसोस इस शरीर के साथ ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं पूरे भरोसे के साथ ये तुम पर छोड़ के जा सकता हूँ। और इतना बोलते ही उनकी आंखें बंद होने लगती है। जिन्नू की भी आंखें नम हो जाती हैं। चेयरमैन अपने आखिरी वर्ड्स बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच, और इसी के साथ वो अपना दम तोड़ देते हैं। उनके मरते ही बैरियर टूट जाता है और आसपास की चीजें जैसे थम सी जाती हैं, जिन वो काफी ज्यादा टूट जाता है। वहां चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और फिर तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है, जैसे आसमान भी रो पड़ा हो, और वो बारिश अगले दिन तक कंटिन्यू होते रहती है। अगले दिन न्यूज चैनल्स पर भी सिर्फ 2 हंटर्स के बारे में बात हो रहा होता है। एक तो चेयरमैन और दूसरा ब्राजील का एक एस रैंक हंटर, जिसकी डेड बॉडी नदी के किनारे पाई गई है। वह भी एक रूलर वेसल था। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि अब चेयरमैन का फ्यूनरल हो रहा था, जिसमें जिनों के साथ जिंजुल भी होता है, और वहां भी बारिश हो रहा होता है। जिंजुल भी काफी ज्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि चेयरमैन के सबसे नजदीक वही था। वो जिनों से बोलता है, मेरी कल ही चेयरमैन से बात हुई थी। वो बहुत एक्साइटेड थे और मुझे जल्द ही वापस कोरिया बुला रहे थे, और आज ये इतना बोल करके वो फूट फूट कर रोने लगता है और जिनू को थैंक यू बोलता है कि तुमने पूरी कोशिश की उन्हें प्रोटेक्ट करने की। जिनू बोलता है, नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा। ये मैं यहाँ कसम खाता हूँ कि उस मॉन्स्टर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान गुफा में, जहां हमें सारे के सारे मोनार्च एक साथ दिखाई देते हैं। उनमें से फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है कि शैडो मोनार्च भी पृथ्वी पर है। तुमने तो कहा था कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी वेसल ही नहीं है जो उसके जैसे पावरफुल बीइंग को कंटेन कर सके, और यही सेम रीजन की वजह से हमारे ड्रैगन किंग भी अर्थ पे नहीं रह सकते। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। वो फ्रेगमेंट ऑफ लाइट यानी सारे रूलर से कई ज्यादा खतरा है हमारे लिए, इसीलिए हमें साथ मिलकर उससे फाइट करना चाहिए। तभी वहां एक और मोनार्च बोलता है, उसके साथ फाइट करना मतलब सुसाइड करना है। तुम्हारा अपोनेंट कोई मामूली नहीं है, वो सारे 9 मोनार्च में से सबसे स्ट्रांगेस्ट है। हमें ड्रैगन किंग यानी मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन के वापस लौटने का वेट करना चाहिए। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च को यह मंजूर नहीं था। वो बोलता है, हम भी तो मोनार्च हैं, फिर भी हम ड्रैगन किंग का क्यों वेट करें? शैडो मोनार्च को डिफीट करने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा। जब तक वो ह्यूमन फॉर्म में है, हम उसे आसानी से हरा देंगे। ये सुनने के बाद मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी बोलता है, मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। वहाँ एक और मोनार्च बोलता है, मुझे भी इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी बीस्ट मोनार्च बोलता है, सबके सब डरपोक हैं साले। वो फ्रॉस्ट मोनार्च से पूछता है, इस बात का क्या प्रूफ है कि शैडो मोनार्च अभी भी ह्यूमन फॉर्म में है? फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, उसने अपने डैगर पे पॉइजन लगाया था, जो कि रियल शैडो मोनार्च यानी ऐश बोन कभी नहीं करता। तभी मोनार्च ऑफ प्लेग बोलता है, अगर शैडो मोनार्च का उस बॉडी पे फुल कंट्रोल हो था तो उसे यह सब ट्रिक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिसके बाद वो दोनों मोनार्च शैडो मोनार्च से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इधर चेयरमैन को मरे हुए एक वीक हो चुका। हाँ, हंटर एसोसिएशन वाले मीटिंग कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट चेयरमैन किसको बनाया जाए। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें इस रैंक हंटर हायर करना चाहिए। सभी लोग अपना अपना सजेशन देते हैं, लेकिन लास्ट में वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना जिंशिल को नेक्स्ट चेयरमैन बनाया जाए, क्योंकि वो पिछले चेयरमैन के काफ़ी क्लोज था और उसे सारे कामों का एक्सपीरियंस भी है, तो उससे बेटर और कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि जिंजुल एग्री नहीं करता इस डिसीजन पे, लेकिन सभी लोग उसे मोटिवेट करके मना लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहां थॉमस एंड्रे और उसकी मैनेजर अपने ऑफिस के बेसमेंट में जा रहे होते हैं। उसकी मैनेजर बोलती है, आप सच में इस चीज को गिफ्ट देने वाले हो क्या? थॉमस बोलता है, क्यों नहीं। एक्चुअली लास्ट एपिसोड में थॉमस ने जिनव्यू को डिनर पर इनवाइट किया था और बोला था कि अगर उसे कोई गिफ्ट चाहिए हो तो बता दे, तो जिन्हों ने एक डैगर मांगा था। तो थॉमस एक बहुत ही रेयर टाइगर देने वाला था, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पेयर है। उसकी मैनेजर बार बार बोलती है, ये काफ़ी रेयर आइटम है, आपको नहीं देना चाहिए। पर थॉमस कहाँ सुनने वाला था। वो बोलता है, रेयर है इसीलिए तो दे रहा हूँ। वैसे भी मैं टाइगर यूज़ नहीं करता, तो इतनी अच्छी चीज़ को वेस्ट करने से बेटर है किसी को गिफ्ट कर दूँ। अब कुछ दिनों के बाद हमें दिखाई देता है कि आजन गिल्ड के ऑफिस के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी होती है,
क्योंकि वहाँ थॉमस एंड्रे आया था जिनो से मिलने के लिए। थॉमस के साथ साथ वहाँ एक और एस रैंक हंटर भी आया था जर्मनी से। उसे भी जिनो से कुछ काम होता है, लेकिन फिलहाल जिन्हो ऑफिस में नहीं होता। जिन्हो और बाकी गिल्ड मेंबर की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि वो लोग पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे होते हैं। जिनो को बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी जिनू वहां आ जाता है। जिनू को देख करके जिनू और बाकी के मेंबर्स लिटरली रो देते, मतलब खुशी के आंसू कि फाइनली तुम आ ही गए। जिन्हू पूछता है तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। जिनू बताता है मैं थोड़ा बिजी था। जिनू बोलता है तुम किसी दिन मुझे मरवाओगे। फिर वह पूछता है वैसे तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। जिनू बोलता है मैं आसपास के टेंशन गेट्स को क्लियर कर रहा था। आजकल गेट्स की संख्या बढ़ गई है तो किसी ना किसी को तो क्लियर करना होगा। फिर जिनू थॉमस से मिलता है। जिनू पूछता है तो कैसे आना हुआ। थॉमस बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मेरा हाथ हील हो जाएगा तो हम लोग लंच करेंगे साथ में, और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। क्यों ना हम कहीं कंफर्टेबल जगह पर चल करके बात करें। वैसे भी वो गिफ्ट थोड़ा डेंजरस है, यहाँ पर नहीं दे सकता। बेचारा जिनू सोच रहा होता है ये डेंजरस आइटम कहीं बॉम्ब तो नहीं है। तभी पीछे से वो जर्मनी वाला हंटर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं भी साथ चलता हूँ, मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन थॉमस बोलता है तुम्हें किसने इनवाइट किया। वो बोलता है मैं भी यहाँ पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो मैं भी हंटर जिनू से मिलना डिव करता हूँ। थॉमस बोलता है नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, हमें कुछ टॉप सीक्रेट बात करनी है। बेचारा वो हंटर कुछ बोल भी नहीं पाता थॉमस को। इसके बाद जिन्हो और थॉमस लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। थॉमस बोलता है तुम्हें पता नहीं मैं कितने समय से इस मोमेंट का वेट कर रहा था, और बिना देर किए वो जिनू को उसका गिफ्ट दिखाता है। जिनू जैसे ही वो डैगर देखता है वो समझ जाता है और पूछता है क्या ये कामिस का है, मतलब कामिस के रिमन से बना हुआ डैगर। एक्चुअली जब थॉमस ने कामिस से फाइट किया था तो उसे मारने के बाद उसके सबसे बड़े वाले दांतों को उखाड़ लिया था और उसी से ये टाइगर बनवाया था। जिनू जैसे ही वो टाइगर उठाता है उसके सारे डिटेल्स उसके सामने आ जाते हैं। जिन्नू ये देख के हैरान हो जाता है कि उस टाइगर का अटैक डैमेज 1500 था। इससे पहले जो टाइगर वो यूज़ करता था वो डीमन किंग का था, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था। डीमन किंग के टाइगर्स का अटैक डैमेज सिर्फ 220 था। ये टाइगर जिन्नू के मैजिक पावर के साथ रिएक्ट भी करता था, जो उसे और भी ज़्यादा डेडली बना रहा था। जिन्नू इस गिफ्ट से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो थॉमस से पूछता है क्या सच में मैं इसे फ्री में रख सकता हूँ। थॉमस बोलता है किसने कहा कि ये फ्री में है, तुमने मुझे और मेरे गिड को जान से न मारने के बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दोनों को एक साथ एक स्ट्रांग मैजिकल पावर फील होती है। वो तुरंत भाग के ऑफिस के बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा गेट खुला है। वो गेट इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि थॉमस एंड्रे भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने आज तक इतना बड़ा गेट नहीं देखा। इवन जिस गेट से कामिस आया था उससे भी ये कई गुना ज़्यादा बड़ा गेट है। पता नहीं इस बार किस लेवल के मॉन्स्टर आने वाले हैं। सड़क पर सभी लोग उस गेट की फोटो और वीडियो बना रहे होते हैं। ये न्यूज़ तुरंत पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। अमेरिकन हंटर एसोसिएशन वाले भी बात कर रहे होते हैं कि काफ़ी टाइम से कोरिया के आसमान में मैजिकल पावर डिटेक्ट हो रही थी। तो ये तो अभी शुरुआत है। पूरे वर्ल्ड में इस तरह के गेट्स खुलने वाले हैं, जैसे कि ऑन्टर गिल्ड कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे 9 जगह हैं जिनमें से एक कोरिया भी था। इधर हमें दिखाई देता है कि जिनू काजल पर सवार होकर उस गेट के नज़दीक जाता है और उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गेट के अंदर नहीं जा पा रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा था। जिन वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बैरियर हो। अगर ये नॉर्मल बैरियर होता तो मैं कब का तोड़ चुका होता, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। इस बार का गेट काफ़ी अलग है। कहीं इस बार मॉन्स्टर भी तो अलग नहीं होने वाले। तभी उसे जिनचुर का कॉल आता है। जिनू पूछता है तुमने पता लगाया जो मैंने बोला था। वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अगले एपिसोड में आएगा। मैं बहुत जल्द अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगी। तब तक आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।